जीला भी एक मशहूर है। अच्छा, मैंने आज तक नहीं खाया वैसे। अल्लाह ताला ने आपको बुराई और अच्छाई बताई ना, और अल्लाह ताला ने हमें सेल्फ कंट्रोल दिया, अशरफुल मखलूकात का। तो मुझे इतनी गालियां पड़ती हैं सोशल मीडिया पे। आप चनों का नाश्ता करता है, साथ में वो लस्सी वगैरह लेता है, तो उसको पोर्शन साइज में कैसे वो करे? वो जो हमें नजर आता है ना उबले चनों में अंडा, वो अच्छी चीज है एक्चुअली। अच्छी खा रहे होंगे। मेरी बहन की शादी है, मेरे भाई की शादी है, मैंने पतला होना है, 1 हफ्ता रह गया, 2 हफ्ते रह गए, तो ये 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में वेट लूज हो सकता है, फैट लूज हो सकता है। अक्सर जिम में भी हम बात हुई है, ट्रेडमिल के ऊपर भाग रहा है एक बंदा, उसने फैट बर्नर की गोली खाई है, पता ये चलता है कि फैट बर्नर की गोली खाई है और हार्ट अटैक आ गया। तो आपने मुझे आम बंदा नहीं समझा, आप क्वैक हैं और आप आके वो ब्रैग कर रहे हैं मेरे पास। वो नाम बदला होगा फिटनेस करके कुछ, वो हमारे डाइट प्लान हमसे ही लेके। एक बहुत बड़ा नाम है मरियम परवेज का, मतलब मरियम परवेज, कुछ उनकी चीजें थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल हो जाती है, बट दूसरी तरफ ओबेसिटी को ब्रांड्स जो है हमारे ओबेसिटी को नॉर्मलाइज कर रहे हैं। अंबानी के बेटे, आपको क्या लगता है वो ड्रॉप्स नहीं इस्तेमाल कर सकते? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नियो प्लस के पॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं ख़ावर बुखारी। आज जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, फिटनेस फ्रीक हैं। एक जो यूट्यूब पे चैनल्स हैं जो मैं पर्सनली तौर पे ख़ुद भी देखता हूँ, उनमें से एक चैनल इनका है। हमारे साथ मौजूद हैं क्लिनिकल डाइटिशियन डॉक्टर आयशा नासिर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ख़ावर भाई कैसे हैं आप? कैसी हैं आप मैम? सबसे पहले तो ये बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बताएं कि न्यूट्रिशनिस्ट बनी आप, डाइटिशियन बनी, ये बचपन से ही आपको इस चीज़ का ही शौक था या बचपन में कुछ और बनना चाहती थी और बड़े होते होते एक आपको लगा कि मुझे इस फील्ड में आना चाहिए? नहीं, मुझे कभी भी नहीं लगा कि मुझे इस फील्ड में आना चाहिए। अब लगा है ये 2023-24 में आके, वरना हमेशा से शौक था पायलट बनने का। पायलट हाँ, घर वालों ने बनने नहीं दिया तो वो कर आके फिर न्यूट्रिशन में आ गए। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, बट मुझे कभी शौक नहीं था। बट अब वही बात कि जब आप अपने क्लाइंट्स को शिफा याब होते देखते हो, आप देखते हो कि कैसे उनकी लाइफ बदल गई है, फिर आपको मज़ा भी आता है, आपको खुशी भी होती है। और कहीं ना कहीं, जैसे अभी मैं कहीं शॉपिंग पे गई हुई थी तो किसी ने रोक के कहा मैंने आपकी वीडियोस देख के इतने किलो वजन कम किया। तो वो वाली चीज़ होती है ना, फिर आपको खुशी भी देती है, आप इंजॉय भी करते हो, और बस अब मैं खुश हूँ। सबसे पहले आपको किस चीज़ ने इनकरेज किया था इस फील्ड में आने के लिए? कहा ये जाता है कि डॉक्टर बन जाओ, फिजिशियन बन जाओ, या इंजीनियर बन जाओ, या कोई CSS कर लो। तो आपकी फैमिली की तरफ से जब आपने कहा कि मैंने न्यूट्रिशनिस्ट बनना है, लोगों को हेल्थ की तरफ लेके आना है, लोग तो पहले ही हेल्थ की तरफ नहीं आते, आपने ये बेड़ा उठाया, तो सबसे पहले आपको इनकरेज किस चीज़ ने किया था? ना मुझे किसी ने इनकरेज किया, ना मेरे घर वालों को। बस वो होता, ना घर वाले चाहते थे मैं न्यूट्रिशनिस्ट बनूं, ना मैं खुद चाहती थी मैं न्यूट्रिशनिस्ट बनूं। बस वो कभी कभी अल्लाह ताला ने कुछ लिखा हुआ होता है। और वो हुआ ये कि मैं पढ़ी हूँ होम इकनॉमिक्स से, लाहौर कॉलेज के अंदर एक डिग्री है होम इकनॉमिक्स। तो होम इकनॉमिक्स में मैं गई थी फैशन डिज़ाइनिंग करने, कि चलो पायलट नहीं बने तो फैशन डिज़ाइनिंग करते हैं। अब वहाँ पे एक रूल होता था कि जिसने न्यूट्रिशन में एडमिशन लेना है ना, आम बंदा नहीं ले सकता। सारी क्लास का टेस्ट होगा, वो टेस्ट जो क्लियर करेगा वो। मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा और सारे बच्चे टेस्ट देने बैठे तो मैं भी बैठ गई। मैंने कहा चलो बैठ जाते हैं, और मेरी बगैर पढ़े उसमें आई 2nd पोजीशन। मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है। और फिर फैशन डिज़ाइनिंग में ड्राइंग मेरी बहुत बुरी थी, तो फैशन डिज़ाइनिंग को लेके मैं एक चैलेंज फेस कर रही थी, और न्यूट्रिशन का टेस्ट में 2nd बगैर पढ़े। तो मुझे लगा कि कहीं ना मेडिकल बैकग्राउंड, क्योंकि डॉक्टर मैं बनना चाहती थी, इस बात में कोई शक नहीं है। मतलब मैं नहीं चाहती थी, घर वाले चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूँ, तो कहीं ना कहीं मेडिकल बैकग्राउंड तो था, FSC प्री मेडिकल और सारा कुछ। तो बस वहाँ से न्यूट्रिशन में वही बात कि खुशी में एडमिशन ले लिया, उसके बाद एक्सेल करते गए और पता भी नहीं चला। आपकी जो स्पेशलिटी है वो क्या है? आप ओबेसिटी के जो पेशेंट्स हैं उनको ज़्यादा ट्रीट करती हैं या दुबले पतले? ज़रा थोड़ा वेट लॉस ज़्यादा का क्लाइंटल है ही मेरा वेट लॉस का। यूट्यूब चैनल भी मेरा, वैसे तो मैंने उसको पूरी कोशिश की मैं उसको हेल्थ की तरफ लेकर आऊँ, हम शुगर, दांतों की हेल्थ, दूसरे डॉक्टर्स को बिठा के पॉडकास्ट किए, लेकिन लोग देखना ही वेट लॉस चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों ने भी, और कहीं ना कहीं मैंने खुद को भी एसोसिएट कर लिया विद वेट लॉस। वो फिर चैनल भी उसी तरफ हो गया और मेरा भी ज़्यादा काम उसी तरफ हो गया। ये ओबेसिटी की जो वजह है, मोटापे की वजह है, आप किस चीज़ को ज़्यादा समझती हैं? क्योंकि आए दिन देखने को मिल रहा है कि काफ़ी लोग अब इस चीज़ का शिकार हैं। क्या न्यूट्रिशन का इसमें वैल्यू है, और स्ट्रेस इसमें कितना असरअंदाज करता है? लोग मोटापे का शिकार क्यों होते जा रहे हैं? देखिए ख़ावर भाई, मुझे ये लगता है कि इसमें ज़्यादा रोल आपकी न्यूट्रिशन का, और जंक फूड बहुत एक्सेसिबल हो गई है इस चीज़ का। अब आप एक बटन दबाते हैं और खाना आपके घर में आ जाता है। मैं पेशेंट्स का रिकॉल लेती हूँ, मैं जानती हूँ कि जो बंदा अफोर्ड करता है, जो नहीं अफोर्ड करता, दोनों हफ्ते में 3 से 4 दफ़ा बाहर से कुछ ना कुछ खा रहे हैं।
आपको अपना बचपन याद होगा, मुझे मेरा बचपन याद है। आई एम 32 ईयर्स ओल्ड नाउ। तो मुझे मेरे बचपन में महीने में एक दफ़ा शॉर्मा मिला करता होता था, वो बड़ी बात होती थी। हफ्ते में एक दफ़ा पॉकेट मनी मिलती होती थी। अब तो रोजाना ही अब रात बच्चे का खाना ही घर से लंच बॉक्स लेके नहीं जाते, उन्हें शर्म आती है। बाहर से वो डेली बेसिस पे खा रहे हैं, और रोज़ाना जो अफोर्ड नहीं करता वो शामी बर्गर मंगाएगा, वो शॉर्मा मंगाएगा और साथ बोतल मंगाएगा, वो खाएगा ज़रूर। और जो अफोर्ड करता है वो तो फिर लेविश से लेविश जगह। मैंने बाकायदा पेशेंट्स देखे हैं, उनके यहाँ रूटीन है कि उन्होंने रात का खाना बाहर किसी अच्छे रेस्टोरेंट में बैठ के ही खाना है। गरीब से गरीब, अमीर से अमीर बंदा खाना बाहर से मंगा रहे हैं, बाहर से खा रहे हैं। सारी इंटरटेनमेंट ही हमारा खाना है, हमारे इमोशंस ही खाना है। मैच जीत गए, चलो कुछ अच्छा खा लेते हैं। बच्चे ने टॉप कर लिया, चलो कुछ अच्छा खा लेते हैं। कुछ अच्छा हो गया तो अच्छा खा लेते हैं, बुरा हो गया तो चलो चाय के साथ कुछ ले लेते हैं। तो हमारा हर इमोशन फूड के साथ एसोसिएटेड है। हमारे यहाँ देखा जा रहा है कि काफ़ी जो परसेंटेज है वो बतदरीज बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही फैटी लीवर के अमराज में। फैटी लीवर के लोग हैं, इसकी क्या वजह आप समझती हैं कि ये जंक फूड ही इसकी वजह है, या घर के खाने भी? तो घर के खाने में भी तो जंक फूड में ही आ जाते हैं, जितना ऑयल हम घर के खानों में यूज़ करते हैं, और घी वाले पराठे और अंडे ऑमलेट, और फिर मैं कहता हूँ कि बंदा डुबकी लगा ले, इतना ऑयल होता है हमारे घर के खानों में। मैं इस चीज़ से एग्री करती हूँ। पहले तो हम मेजर वजह देख लेते हैं, वो है बेकरी आइटम्स। जो मैंने आइडेंटिफाई किया, हर घर में कहीं ना कहीं बिस्किट्स, कहीं ना कहीं केक रस, ये चीज़ें हर वक्त अवेलेबल होती हैं, और शाम की चाय के साथ कोई ना कोई लवाजमात ज़रूर लिए जाते हैं। चाहे वो बिस्किट का पैकेट रोल पैक ही है, लेकिन लिया जाता है। बेकरी आइटम्स के अंदर जो ऑयल डाला जाता है, इवन शुगर फ्री बिस्किट्स के अंदर भी जो ऑयल डाला जाता है, वो कोई बहुत अच्छे स्टैंडर्ड का तो नहीं होता होगा, जिसकी वजह से फैटी लिवर बनता है, लेकिन ये एक वजह नहीं है। और वजूहात में हमारे घर का खाना डेफिनेटली एक वजह है। कल परसों मैं फिजा से मिली, फिजाली हमारी बहुत मेंटेन मॉडल भी हैं, बहुत अच्छी एक्ट्रेस भी हैं। वो मुझे बता रही थी, मैं तो खाने के ऊपर देसी घी जरूर लगा के खाती हूँ। अब यहाँ और ये जीला भी एक मशहूर है। अच्छा, मैंने आज तक नहीं खाया वैसे। आपने खाया? देसी घी एक खाबे डाली जा रहा है, लोगों को हार्ट अटैक करी जा रहा है। ये इसमें जीले का कसूर नहीं है, इसमें कसूर हमारा है। अल्लाह ताला ने जब ये, मैं इस चीज़ को कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको बुराई और अच्छाई बताई ना, और अल्लाह ताला ने हमें सेल्फ कंट्रोल दिया, अशरफुल मखलूकात का, बिकॉज हमारे पास सेल्फ कंट्रोल है। ये जो सामने आ गया और हमने खा लिया, इट मीन्स कि हमारा सेल्फ कंट्रोल अच्छा नहीं है। जीला मैंने आज तक नहीं खाया, बट मैंने नाम बहुत ज़्यादा सुना हुआ है, वो भी है। और दूसरा, ये जो हम देसी घी रोटी पे लगा के खाते हैं, हम खाना देसी घी में ज़रूरत, सिर्फ देसी घी नहीं, कुकिंग ऑयल ही अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे भून के हम उनको खानों को पकाते हैं, वहाँ पे एक तो हम न्यूट्रिएंट्स भी ज़ाया करते हैं और फैटी लिवर की बुनियाद भी रखते हैं। यहाँ पे हमारी देसी अम्मियाँ जो हैं वो कहीं नाराज़ ना हो जाएं कि हम देसी घी को बुरा कह रहे हैं। हम एक डॉक्टर से सुन लेते हैं कि देसी घी भी कितनी मिकदार में लेना चाहिए और कितनी मिकदार में उसका नुकसान हो जाता है। एक तो मुझे इतनी गालियां पड़ती हैं सोशल मीडिया पे, आप लोग मुझसे सवाल ऐसा पूछ लेते हैं, फिर मुझे गालियां भी, आप लोग खुद तो सामने आते नहीं, मुझे अकेली को गालियां पड़ रही होती हैं। देसी घी एक हद तक हेल्दी है, लेकिन ये बाकी ऑयल्स की निस्बत सुपीरियर नहीं है। अब 7% हमारा जो दिन की डाइट है वो होनी चाहिए सैचुरेटेड फैट। देसी घी सैचुरेटेड फैट में आता है। आपको देसी घी खाना है, आप खाएं, नाश्ता देसी घी में बना लें। इस बात का मतलब ये है कि नाश्ते में अगर आपको पराठा खाना है, आप 1 से 2 चाय के चम्मच, मैं टेबल स्पून भी नहीं कह रही, 1 से 2 चाय के चम्मच देसी घी में पराठा बना लें या ऑमलेट तैयार कर लें, और वही बस वहीं तक आपका जो मील है वो होना चाहिए। उसके बाद आपने दिन में उसमें कुकिंग नहीं करनी। हमारे यहाँ पोर्शन में डिवाइड नहीं करते हम, देखा ही जाता है, हम फेसबुक पे भी देखते हैं और सोशल मीडिया पे भी देखते हैं कि पोर्शन होते हैं कि इतने % फैट लेना है, इतने % प्रोटीन लेना है, इतने % कार्ब लेना है, इतने % फाइबर होना चाहिए, इतने % दीगर जो भी होते हैं वो होना चाहिए। तो आप देसी नाश्ते को पोर्शन वाइज कैसे आप करेक्टराइज करेंगी कि देसी नाश्ते में अगर कोई बंदा चने खाता है, चनों का नाश्ता करता है और साथ में वो कुछ और लस्सी वगैरह लेता है, तो उसको पोर्शन साइज में कैसे वो करे? देखिए, हमें प्रोटीन लेना है, प्रोटीन चनों के अंदर है लेकिन बहुत कम मिकदार में। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि दालें भी कार्बोहाइड्रेट्स का, उनमें कार्ब ज़्यादा है, उनमें प्रोटीन कम है। अब अगर आप लेट से नान चने ले रहे हैं, आप आधा नान ले लें,
कम ऑयल में बने हुए, हम चने भी बाहर से लेकर आते हैं ना, देखिए कितने घरों में खाना आजकल बाहर से आता है, नाश्ता ही बाहर से आता है, गलत है। घर के बने हुए आप एक मेजरिंग कप में जितने चने आते हैं वो ले लें, साथ में एग जरूर लेना है। वो जो हमें नजर आता है ना उबले चनों में अंडा, वो अच्छी चीज है एक्चुअली। एक तो ये कि वो ओमेगा 3 का बहुत अच्छा सोर्स है, हेल्दी प्रोटीन आपको मिल जाता है, प्रोटीन का अच्छा सोर्स। तो बॉइल्ड एग साथ में जरूर ले लें, ऑयल का आपके पास मार्जिन ही नहीं है जब आपने चने ले लिए। साथ में थोड़े से नट्स, बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट वगैरह वो लिए जा सकते हैं। आधा कप दूध या दही, अगर आपने बाकी दिन में डेयरी लेना है, अगर बाकी दिन में आपने दूध या दही की कोई चीज़ नहीं लेनी तो आप एक मेजरिंग कप में जितना दूध या दही आता है वो ले सकते हैं। और उसकी लस्सी बनानी है तो ना होने के बराबर नमक। देखें आप नमकीन लस्सी बना के पियेंगे, आप सोडियम मुसलसल किडनी को तो इस तरह नहीं ना दे सकते बेवरेजेस के लिए। ना चीनी यानी ना मीठी लस्सी ना नमकीन लस्सी। तो बेहतर है आप दूध या दही वैसे ले लें अगर आपके पेट में नान और ये इसके चनों के बाद जगह है, और अगर नहीं जगह तो वो डेयरी सेक्शन बचा लें, थोड़ी देर बाद स्नैक के तौर पे ले लीजिएगा उसको। अच्छा आयशा, ये बताइए कि अभी शादियों का सीज़न आ रहा है, आपके पास तो बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स आ रहे होंगे, मेरी बहन की शादी है, मेरे भाई की शादी है, मैंने पतला होना है, 1 हफ्ता रह गया, 2 हफ्ते रह गए, तो ये 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में वेट लूज हो सकता है, फैट लूज हो सकता है? ये ना बड़ा मसला है। अभी कल मैं एक पेशेंट को इतना, मेरे ना उसके बाद तबीयत ही ख़राब हो गई पेशेंट की हालत देख के, कि पेशेंट को की शादी है 1 महीना 10 दिन के बाद, वेट 100 क्रॉस किया हुआ है। मैं जेंडर नहीं बताऊंगी क्योंकि पेशेंट की भी एक प्राइवेसी होती है। वेट 100 क्रॉस किया हुआ है। हमने जी चीज़ें ऑर्डर कर दी, हमने कपड़े ऑर्डर कर दिए। अब मैं एक महीना 10 दिन में मैंने कोई जादू की छड़ी तो नहीं खिला देनी ना। मुझे गुस्सा ये आता है कि आपने टाइम क्यों वेस्ट किया है इतना। बिकॉज हमारी पहले हमें लग रहा होता हम खुद कर लेंगे, हम खुद कर लेंगे, हम खुद कर लेंगे, नहीं वो फिर मिठाइयाँ आ जाती थी, वो ये आ जाता था, तो अब हमसे हो नहीं रहा। अब आप 1 महीने 10 दिन में कुछ कर दें जिससे हमारी हेल्थ भी खराब ना हो, हमारे बाल भी खराब ना हो, हमारी स्किन भी खराब ना हो, और हमारा वजन भी कोई 40-50 किलो कम हो जाए। मैंने मुआजिज़ा नहीं दिखा देना, ना वो मेरे हाथ में है। टाइम पे आए। वैसे इस तरह की डिमांड्स आती हैं हमारे पास, हम पेशेंट को काउंसिल भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पेशेंट भी रिलक्टेंट होते हैं कि अगर आप उन्हें वो डाइट प्लान या अद्वियात, हम ज़ाहिर है जो सप्लीमेंट्स लिख के देते हैं वो सही सप्लीमेंट्स होते हैं, कोई उल्टी सीधी चीज़ नहीं होती। अगर आप नहीं लिख के दोगे, पेशेंट खुद कहीं ना कहीं जाके कोई ऐसी हरकत करेगा। बट जितना मैक्सिमम हेल्दी तरीके से वेट लॉस होता है वो फिर हम इस केस में करा देते हैं। वो 15-20 किलो भी नहीं होता, वो 7 से 10 किलो के दरमियान में कहीं हम मैक्सिमम क्रैश डाइट के जरिए, नॉट क्रैश डाइट, रोटी चावल हम सब कुछ रखते हैं। वही बात के स्किन, अगर आप ब्राइड बने हो या आप ग्रूम बने हो और आपकी स्किन ही सारी खराब हो रही है तो कोई फायदा नहीं है फिर उस प्यारे दिखने का। तो नॉट क्रैश डाइट एग्जैक्टली, बस मॉडरेट डाइट प्लान होता है। बहुत हेल्दी भी नहीं होता, बिल्कुल क्रैश भी नहीं होता, दरमियान का एक रास्ता निकाल लिया जाता है। अच्छा, एक और चीज़ मैं ये देख रहा हूँ कि आप के चैनल के ऊपर 7 दिन में वज़न कम करें, 1 हफ्ते के अंदर वज़न कम करें। अच्छा, आपके देखिए ना, सोशल मीडिया कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन्होंने भी ये काम शुरू कर दिया है। एक तो मैं बहुत जो है ना एक ख़तरनाक चीज़ देख रहा था, उसमें ये था कि आप एक कॉफ़ी का चम्मच लें, उसके अंदर नींबू डालें, उसके अंदर नमक डालें और गर्म पानी डालें और सुबह निहार मुँह पी लें। ठीक है, तो ये क्या इस तरह की चीज़ें, इनका नुकसान क्या है? मैं बता देती हूँ। खबर भाई, सबसे पहले तो आपने बात की कि आपने मेरे चैनल पे देखा 7 दिन में 5 किलो वजन कम करे। आपने उसके व्यूज़ देखे? बहुत ज़्यादा व्यूज़ थे। अवाम देखना भी ये चाहती है और अवाम चाहती भी यही है। द थिंग इज़, हमारे पास भी पेशेंट्स आते हैं कि हमें खाना मत लिख के दें। मेरे पास पिछले दिनों, और मैंने ये कहीं मेंशन भी किया, आई गेस अपनी वीडियो में मेंशन किया, एक कि मेरे पास एक पेशेंट आई, वो मुझसे ज़िद कर रही है मुझे वाटर डाइट ठीक कराएं। मैं कह रही हूँ मैंने वाटर डाइट करानी नहीं है, इससे बाकायदा डेथ्स रिपोर्ट हुई है। मैं कैसे बीइंग डाइटिशियन आपको अपने हाथ से, उन्होंने कहा मुझे सब पता है, मैं फ़लाँ को सुनती हूँ, मैं फ़लाँ इंटरनेशनल को सुनती हूँ, तो ये पाकिस्तानी डाइटिशियंस पे तो मुझे वैसे भी ट्रस्ट नहीं है। तो जब मैं इंटरनेशनल डाइटिशियंस को सुन रही हूँ और वो कह रहे हैं कि वाटर फास्टिंग की जा सकती है, तो आपके पास मैं आई हूँ सिर्फ मुझे एक डाइट प्लान देने के लिए। मैंने आपसे नहीं पूछा कि मुझे ये करनी है कि नहीं करनी। मुझे अच्छा, अब जी मैंने उन्हें थोड़ा सा विंडो बढ़ा के मैंने उन्हें इंटरमीडिएट, आपने मुझे ये नहीं दिया, आपने मुझे ये सप्लीमेंट ही नहीं दिया। मैंने कहा ये सप्लीमेंट जब मैं यूज़ ही नहीं करती, मैं वाटर फास्टिंग देती नहीं हूँ, जब मैं इलेक्ट्रोलाइट्स के सप्लीमेंट तो मैं आपको कहाँ से दे दूँ? नहीं, आपको ये अवेलेबिलिटी तो होनी चाहिए, ये एक चीज़ ट्रेंड करिए। अब जो चीज़ ट्रेंड कर रही होती है आपको कहीं ना कहीं उसको भी लेके चलना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एमरजेंसीज हो जाती हैं। एमरजेंसीज से क्या मुराद है, मेरे पास एक जैसे कई पेशेंट्स आते हैं एक्चुअली,
IVF ट्रीटमेंट कराना है, हस्बैंड ने 1 महीने के लिए बाहर से आना है, Okay. डॉक्टर्स ने IVF की डेट दे दी है, लेकिन उससे पहले हमें 10 किलो वजन कम करा दें। अब ये एक इमरजेंसी है, क्योंकि अगर अभी हस्बैंड आएगा उसके बाद उससे कोई 5 साल बाद वापस आना है, हर एक का दिल करता है बच्चा होने को, सारा कुछ है। उस केस में आप इस तरह के डाइट प्लान फॉलो करा सकते हो, लेकिन पेशेंट को बता के कि भाई इसके साथ आपने ये सप्लीमेंट ज़रूर लेने हैं ताकि आपकी स्किन या आपकी हेल्थ ओवरऑल ख़राब ना हो। दूसरा हमारे पास केसेस आ जाते हैं कि मैं एक बहुत मशहूर मेरा केस है, पाकिस्तान के एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में एक किडनी ट्रांसप्लांट होना था। Okay. उस पेशेंट का महीने बाद ट्रांसप्लांट था, उसको किडनी मिलनी थी, लेकिन उसका वेट इतना ज़्यादा था, डेट सर पे आ गई थी, और वो हॉस्पिटल भी वो है, वो दोबारा डेट नहीं उन्होंने देनी थी, लेकिन वेट रिड्यूस नहीं हुआ था। तो मैंने महीने में उनका 15 किलो विदाउट प्रोटीन डाइट, क्या आप प्रोटीन भी नहीं खिला सकते, किडनीज तो दोनों की फेल हुई है। तो उस केस में और उसके बाद से उस हॉस्पिटल की फाइल पे लिखा होता है रेफर टू आयशा नासिर। तो ये अब ये डॉक्टर्स वहां के लिख के देते हैं रेफर टू आयशा नासिर, और नीचे पूरा क्लिनिक का एड्रेस लिखा होता है, यहाँ पे क्लिनिक है, ये एड्रेस है उनका, यहाँ पे जाके दिखाएं, वो करा सकती हैं जो करा सकती हैं। मतलब ये एक इमरजेंसी थी ना, और कोई वे आउट नहीं था उस केस में। जब आपके पास कोई वे आउट नहीं है, आपकी इमरजेंसी है, उस केस में आप करा सकते हो। लेकिन अगर आपको कोई इमरजेंसी नहीं है, ये इमरजेंसी थी, IVF आना है वो इमरजेंसी है। वैसे तो अगैन मैं इस केस में कहूँगी पहले सो रहे थे, क्या पता था ना हस्बैंड ने आना है, हाँ ठीक है एकदम टिकट करा ली है, एकदम उनका चांस बन गया, चलो समझ आती है, बट फिर भी टाइम पे भी वेट लॉस होना चाहिए। बट अगर इमरजेंसी आप कर सकते हो, अगर इमरजेंसी नहीं है नहीं करना। जहाँ तक वो कॉफ़ी वाली बात है आपकी, कॉफ़ी एम्प्टी स्टमक ली जा सकती है, उसके अंदर लेमन डालने का ना तो फ़ायदा है ना नुकसान है। अगर आप उसमें लेमन डाल रहे हैं 15 दिन से ज़्यादा विद लेमन, आपने उसको इस्तेमाल नहीं करना, वो आपकी गट हेल्थ को खराब कर देगी। इसमें नमक नहीं आएगा बिल्कुल। एक तो एसिड है, फिर ऊपर से कैफीन है, फिर ऊपर से नमक है उसके अंदर। खबर भाई, आज से ना साल पहले तक मैं भी यही समझती थी कि हाँ खाली पेट कॉफ़ी नहीं लेनी चाहिए, इसमें मेरा कसूर नहीं है, हमें पढ़ाया ये जाता है। अब जब आप पढ़ा के एक बंदे को उसके बाद उसको भेजोगे तो वो भी यही समझेगा ना। बट जो लेटेस्ट रिसर्च है वो ये कहती है कि जब हम सोकर उठते हैं हमारे स्टमक में इतना एसिड होता ही नहीं है। ड्यूरिंग स्लीप एसिड इतना ज़्यादा बनता ही नहीं है। पहले हमें ये पढ़ाया गया है, हमें ये सिखाया गया है कि जब हम सोते हैं पूरी रात स्टमक में एसिड बनता रहता है, सुबह उठ के आप उसमें कॉफ़ी डाल दोगे तो वो तो सारा एसिडिक हो गया, ये हो गया वो हो गया। नहीं, स्टमक में इतना एसिड होता ही नहीं है। तो अगर आप खाली पेट चाय ले लेते हो, या अगर आप ग्रीन टी ले लेते हो, या आप कॉफ़ी ले लेते हो, उसका नुकसान नहीं है। ऑल्दो हमें बुक्स कुछ और कहती हैं, बट वही बात कि लेमन उसमें 15 दिन से ज़्यादा ना डालें। अच्छा, पहले सप्लीमेंट पे आते हैं। आपने सप्लीमेंट्स की बात की। एक तरफ ये देखा जाता है कि फैट बर्नर्स होते हैं, जिम में भी लोग लेते हैं। अक्सर जिम में भी अमवात हुई हैं, ट्रेडमिल के ऊपर भाग रहा है एक बंदा, उसने फैट बर्नर की गोली खाई है, पता ये चलता है कि फैट बर्नर की गोली खाई है और हार्ट अटैक आ गया और उसकी डेथ हो गई है मौके पे। अब तो क्लिनिकल ये सप्लीमेंट्स आ गए हैं, और स्लिम है और इस तरह की दीगर जो टैबलेट्स हैं वो डॉक्टर्स लिख के देते हैं। तो इनका नुकसान है आपकी नज़र में, और इनका फ़ायदा कैसे इनको यूज़ करना चाहिए? अच्छा, हम किसी एक सप्लीमेंट की अगर हम बात ना करें, वैसे जिन सप्लीमेंट्स का मैंने कहा था ना पेशेंट को सप्लीमेंट वो होते हैं कैल्शियम का सप्लीमेंट लिख के, मैं उन सप्लीमेंट्स की बात करी थी। वेट लॉस सप्लीमेंट्स पे आते हैं। वेट लॉस के सप्लीमेंट्स, और स्लिम का आपने नाम ले लिया तो अब मैं इस पे बात कर लेती हूं। नाम हम नहीं लेते, बस एक नाम, क्योंकि मैंने खुद यूज किया हुआ है तो मैंने अच्छा, और स्लिम क्या है? वो बेसिकली हमारे फैट के एब्जॉर्प्शन को रोक देती है। मगर पाकिस्तानी, एशियन, इंडियन लाइफस्टाइल में फैट तो मसला ही नहीं है खावर भाई। हमारा मसला है हम कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेते हैं। हमारा सबसे हाई कैलोरी फूड मेरी नजर में है जलेबी। जलेबी के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, फैट की मिकदार कार्ब्स की निस्बत कम है। तो हमारे एशियन लाइफस्टाइल में कोई ऐसा फैट बर्नर या कोई ऐसा सप्लीमेंट जो फैट पे काम करता है वो काम नहीं करता। वो काम करता है अमेरिकन ब्रिटिश लाइफस्टाइल में। हमारे लाइफस्टाइल में वो कार्ब ब्लॉकर्स काम करते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, सप्लीमेंट्स लेने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन किसी से लिखवा के लें, किसी क्वालिफाइड बंदे से। अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये है कि एक दवाई मैंने आपको लिख के दी, वो आपका पूरा खानदान खाएगा, क्योंकि पता चल गया कि खावर को फर्क पड़ गया। अब सारा खानदान ने बगैर मेडिकल हिस्ट्री, किसी को मैदे का मसला है वो भी वही दवाई खाएगा, चाहे वो मैदे के मसले के लिए मना हो। किसी को यूरिक एसिड है, उससे भी वही डाइट प्लान भी और वही दवाई भी शुरू कर। ये काम ना किया करें। अगर आपको कोई सप्लीमेंट लेना है, हर जगह डॉक्टर बैठे हैं, इसके लिए आपको डाइटिशियन पे भी ऐसे जाने की जरूरत नहीं है। वेट लॉस सप्लीमेंट्स की डिस्कशन आप अपने जीपी से भी कर सकते हैं। जैसे आजकल एक वो इंजेक्शन ओजेम्पिक बहुत ज्यादा कॉमन हुआ है, ओजेम्पिक के बाद एक मंजारो भी आ गया, ये दोनों अब आजकल बहुत ज्यादा चल रहे हैं। इसके लिए आपको डाइटिशियन पे आने की जरूरत नहीं है, आप जीपी से कंसल्ट कर सकते हैं। बेहतर कंसल्टेशन एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, अगर स्पेशलिस्ट को दिखाएंगे सबसे बेहतर है।
एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें और ये इस्तेमाल करें। हर सप्लीमेंट का आगे एक स्पेशलिस्ट होता है, उनसे कंसल्ट करके इस्तेमाल करें, खुद से ना करें। अच्छा ये बताएं कि लोग सबसे मेजर मिस्टेक क्या करते हैं? अभी आपने मिस्टेक्स की थोड़ी सी बात की कि लोग जो डाइट प्लान किसी को आप लिख के देती हैं, अगर उसको फ़र्क पड़ जाता है तो लोग वही करना शुरू कर देते हैं। वेट लूज में लोग पहली मिस्टेक क्या करते हैं? सबसे पहली मिस्टेक ये होती है कि आप टाइम पे आइडेंटिफाई नहीं कर रहे कि आपका वेट बढ़ रहा है। बढ़ वो बढ़ता जाता है, वो उस पॉइंट पे आ जाता है कि आपके हाथ से निकल जाता है। फिर आप करते हैं घरेलू टोटके। घरेलू टोटके, हकीमों के पास जाते हैं, जो दवाई ओवर द काउंटर अवेलेबल है आप उसका इस्तेमाल करते हैं। आप इधर उधर से देखा देखी डाइट प्लान, आप अपनी हिस्ट्री के हिसाब से, अपने रूटीन के हिसाब से, अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से डाइट प्लान नहीं लेते। हिस्ट्री क्या है आपके एज ए डॉक्टर? जैसे मैं अगर आपसे पूछूं, आपको फैटी लिवर की हिस्ट्री है, आपको यूरिक एसिड की हिस्ट्री है, डायबिटीज की, ब्लड प्रेशर की, किडनी की कभी कोई हिस्ट्री रही हो, थायराइड की, ये है मेडिकल हिस्ट्री। अब अगर मैंने एक डाइट प्लान में लिख के दिया हुआ है कि आपने चना चाट खानी है, लेट से पेशेंट ए को, पेशेंट बी को यूरिक एसिड है, तो वो तो चना चाट नहीं ना खाएगा, लेकिन वो खाएगा क्योंकि डाइट प्लान वो पेशेंट ए वाला फॉलो कर रहा है। तो ये है मेडिकल हिस्ट्री। आप अपनी फैमिली हिस्ट्री भी डिस्कस कर सकते हैं कि मेरी फैमिली में डायबिटीज है, उसके हिसाब से मुझे अपनी डाइट प्लान, तो फैमिली हिस्ट्री एंड मेडिकल हिस्ट्री के अकॉर्डिंग अपना डाइट प्लान बनवाया करें, ये देखा देखी नहीं। और अगर चलें आप कर भी रहे हैं, लेट से आप कर भी रहे हैं, फिर ये कि सस्टेनेबल वेट लॉस की तरफ जाएं। सस्टेनेबल वेट लॉस वो है जिसको आप पूरी उम्र कर सकते हैं। आपने नाश्ते में खाया उबला अंडा, दोपहर में खाया सालन चम्मच से, रात में आपने रात के खाने में 2 फल खा लिया, ये पूरी उम्र नहीं चलने वाला और ये वेट बाउंस बैक करेगा। तो सस्टेनेबल वेट लॉस की तरफ जाएं। अच्छा ऐसे ये बताएं कि क्रैश डाइट के साइड इफेक्ट्स क्या हैं? अगर कोई बंदा क्रैश डाइट करके वेट लूज कर तो लेता है, उसको कितनी जल्दी वापस नॉर्मल डाइट पे आ जाना चाहिए? हावर भाई, ये वापस वेट बाउंस बैक करना या वापस नॉर्मल, ये तो एक बहुत ही मिनिमम सी चीज़ है। क्रैश डाइट का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये है कि आपका मसल लॉस शुरू हो जाता है। मसल एक ऐसी चीज़ है जो आपकी स्ट्रेंथ के लिए ज़रूरी है। हम देखते हैं कि जितने फिट लोग हैं वो अपना मसल बिल्ड करते हैं, वो वेट्स उठाते हैं, वो अपना कहीं ना कहीं विद टाइम आप अपना मसल बिल्ड करते हो, एंड एक सर्टेन एज के बाद आपका मसल लॉस वैसे नेचुरली भी शुरू हो जाता है। क्रैश डाइट का सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो यही है कि इसमें मसल लॉस शुरू हो जाता है। दूसरी बात ये कि वेट कब बाउंस बैक करता है? एज सून एज आप अपनी नॉर्मल डाइट पे वापस आते हैं, वेट बाउंस बैक करेगा। क्रैश डाइट से जो वेट आप रिड्यूस करते हैं वो सस्टेनेबल नहीं है। अच्छा ये बताएं कि अक्सर एक्टर्स को हम देखते हैं, पाकिस्तानी हो या बॉलीवुड में हो, कीटो डाइट करते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, और भी कई सारी डाइट्स हैं जो वो करते हैं। इनमें सबसे बेहतर डाइट कौन सी है? कीटो हो, इंटरमिटेंट फास्टिंग हो, कौन सी डाइट एक नॉर्मल पर्सन को, ऑफिस जाने वाले को, यूनिवर्सिटी जाने वाले स्टूडेंट को, ऑफिस जाने वाले बंदे को कौन सी डाइट करनी चाहिए? हर एक चीज़ हर एक के लिए नहीं होती। कीटो डाइट एपिलेप्सी के पेशेंट के लिए बहुत अच्छी है। इंटरमिटेंट फास्टिंग मेरे लिए बहुत अच्छा काम कर रही है, जिसकी एक सर्टेन रूटीन है। अब एक स्टूडेंट को या एक ऐसा बंदा जो कॉलेज जा रहा है या ऑफिस जा रहा है, आप इंटरमिटेंट नहीं करा सकते। वो सुबह नाश्ता किए बगैर घर से चला गया है, वो काम में क्या ही उसका फोकस होगा, वो क्या ही कर पाएगा। इंटरमिटेंट फास्टिंग हो गई, कीटो, हर चीज़ हर एक के लिए नहीं होती। बहरहाल जो मेरी ओपिनियन है, एक आम बंदा जिसकी कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है उसके लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग बेहतर है एज कम्पेयर टू कीटो डाइट। लेकिन फिर भी इंटरमिटेंट में भी आगे विंडोज़ आ जाती हैं। एक विंडो है कि आपने 18 घंटे भूखे रहना है, 6 घंटे खाना है। एक है 16 घंटे भूखे रहना है, 8 घंटे खाना है, 10 घंटे भूखे रहना है, 14 घंटे भूखे रहना है। तो आप इंटरमिटेंट की भी आगे विंडोज़ आ जाती हैं। कौन सी विंडो किसके लिए? लेकिन ये फास्ट इफेक्टिव है, ये चीज़ें इंटरमिटेंट फास्टिंग फास्ट इफेक्टिव नहीं है। मतलब फास्ट इफेक्टिव है कि आपकी जो इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात कर लेते हैं कि आपके पास वो जो जिन लोगों को आदत होती है कि रात का खाना खाने के बाद खाना है, वो वाली चीज़ रुक जाती है। आपका सेल्फ कंट्रोल है और एक सर्टेन विंडो दे दी जाती है, दैट्स इट। कैलोरीज उतनी ही हैं, वही कैलोरीज अगर आप 18 घंटे में खा के भी ले रहे हैं तो दैट इज़ फाइन, रिजल्ट सेम आएंगे। कैलोरी लेट से मैं आज चले जाती हूँ, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ 1200 कैलोरीज पे, तो 1200 कैलोरीज पे चाहे मैं इंटरमिटेंट में 1200 खाऊं या मैं रेगुलर रूटीन में 1200 खाऊं, वेट लॉस सेम ही होगा मेरा। इंटरमिटेंट आपको ज़रा बाउंड कर देती है और लोग उसको ज़रा रिलीजियसली फॉलो कर लेते हैं, इधर से चखना उधर से चखना, वो वाली चीज़ रुक जाती है कि भाई हमारा तो फास्ट शुरू हो गया। इंटरमिटेंट इसलिए ज़रा फास्ट रिजल्ट्स देती है, वरना रिजल्ट्स अगर आप ईमानदार है ना तो रिजल्ट सेम है। और कीटो तो मुझे बहुत मजे की डाइट लगती है, उसमें तो बंदा स्मैश बर्गर भी खा लेता है, अंडे भी खा लेता है, सब। तो सोचें आपके यूरिक एसिड, आपके कोलेस्ट्रॉल, आपकी किडनी का, आपके ब्लड प्रेशर का क्या हाल करती होगी कीटो एपिलेप्सी के पेशेंट्स के लिए। और मैं बात पे जितना एम्फेसिस करूं वो कम है। मेरे पास वो केसेस आते हैं जो कीटो डाइट से अपना बेड़ा गर्क करके आ जाते हैं। एंड कीटो डाइट का एक और बड़ा मसला है, हम अफोर्ड भी नहीं करते कीटो डाइट पे पूरी उम्र रहना। ये बहुत ही कोई एलीट है तो वो पूरी उम्र के लिए कीटो पे रह सकता है। आम बंदा कीटो डाइट पे
एक सर्टेन पीरियड में रह सकते हैं आप, उसके बाद आपको कीटो से बाहर निकलना है। जितनी उसकी महंगी रोटी है, आम बंदा हर वक्त वो रोटी नहीं खा सकता। एंड सेकेंडली एशियन लाइफस्टाइल में एक शादी आती है, हम नान चख लेते हैं, आप कीटो से बाहर निकल गए। तो वो लाइफस्टाइल क्या ही लाइफस्टाइल है, जिसमें ना तो आप किसी इवेंट पे खा सकते हैं, ना तो आप किसी शादी पे खा सकते हैं। हाँ, स्मैश बर्गर उसमें आप जरूर खा सकते हैं, बट वो फिर उसके मुझे फायदे बता दें तो मैं जरूर लिख के दूँ। अच्छा आयशा, ये बताएं कि आपकी फील्ड में भी क्वैक्स होते हैं? डेफिनेटली होते हैं। उससे मेरे साथ क्या हुआ खावर भाई, एक बंदा आया आके कहता आपने मुझे आम बंदा नहीं समझना। मैंने कहा अच्छा। मैंने कीटो डाइट की और उसके बाद मैंने अपना क्लिनिक खोला और मैं कीटो डाइट देता हूँ लोगों को। मैंने कहा आपको पता है आप बोल क्या रहे हैं? आप क्वैक हैं और आप आके वो ब्रैग कर रहे हैं मेरे पास। तो बड़े फखर से लोग हमें आके बताते हैं कि मैंने कीटो डाइट की। एंड अक्सर ये होता है इंस्टाग्राम पे कभी मैसेजेस ना मेरी टीम नहीं देख पाती टाइम पे, तो एक मैसेज आया होगा हाउ टू बुक एन अपॉइंटमेंट, हमें एक डाइट प्लान चाहिए, अर्जेंट डाइट प्लान चाहिए 1500 कैलोरीज का। कुछ अर्से बाद जब मैसेज खोलेंगे तो वो प्रोफाइल का नाम ही बदला हुआ होगा, वो नाम बदला होगा फिटनेस करके कुछ, वो हमारे ही डाइट प्लान हमसे ही लेके तो वो आगे उन्होंने, इस तरह बहुत सारे लोग हैं, बहुत लोग। अच्छा, ये जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये लोग जो आजकल डाइट बताना शुरू कर दी है इन्होंने कि ये डाइट आप कर लें, ये डाइट आप कर लें, तो इससे आपकी फील्ड को नुकसान भी हो रहा है शायद? देखिए खाबर भाई, आज मैंने अपना YouTube चैनल खोला है। अब मेरे YouTube चैनल पे बैठ के मैं अपनी वीडियोस बनाती हूँ, तो आपको तो कोई नुकसान नहीं है अगर आप सिक्योर हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं अपनी फील्ड में। तो मैं जो मर्जी करती रहूँ, मैं आपकी फील्ड की हुई ही नहीं। आपका मेरे से मिसगाइड नहीं कर रही है डाइट से अपनी? कुछ हद तक कुछ ऊंच नीच हो जाती है, लेकिन बहुत कम हैं। एक दो हैं जिनका मुझे नाम भी पता है कि वो बहुत गलत काम कर रहे हैं। वो अपने सप्लीमेंट्स बेच रहे हैं और ना उनका न्यूट्रिशन से कोई बैकग्राउंड है, ना मेडिकल से कोई बैकग्राउंड है, बस पक्कियां बना बना के वो बेच रहे हैं। ये एक दो हैं, इंस्टाग्राम पे भी हैं, टिकटॉक पे भी हैं। बट जैसे एक बहुत बड़ा नाम है मरियम परवेज का नाम। मरियम परवेज अच्छा गाइड कर जाती हैं, मतलब मरियम परवेज कुछ उनकी चीज़ें थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल हो जाती है, बट ज़्यादा वो अच्छा ही गाइड करती हैं आवाम को, तो उन पे कोई मसला होना नहीं चाहिए। आप क्लियर एंड लाउड पैगाम क्या देना चाहेंगी अपने व्यूअर्स को भी और हमारे देखने वालों को भी, कि इन लोगों की पहचान कैसे करें? डिग्री से। अगर एक बंदा डिग्री होल्डर है, आपके पास राइट है आप जाके किसी से पूछें कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। अब बदतमीजी से नहीं पूछना। जैसे मुझे याद है एक दफ़ा एक बंदे ने बड़ी मुश्किल अपॉइंटमेंट ली, कनाडा या अमेरिका से था वो बंदा। एज सून एज कंसल्टेशन स्टार्ट हुई, सबसे पहले तो आप मुझे बताएं आपकी क्वालिफिकेशन है क्या। तो मुझे भी गुस्सा आ गया कि भाई तुमने इतनी मुश्किल से अपॉइंटमेंट लेके अब तुम पहली बात तुम ये कर रहे हो। अच्छे तरीके से अगर आप पूछें, या आप अपॉइंटमेंट बुक कराने से पहले पूछ सकते हैं कि मैं थोड़ा रिलक्टेंट हूँ, आप मुझे बता सकते हैं आपकी क्वालिफिकेशन क्या। आप क्वालिफिकेशन पूछ के उससे गाइडलाइन ले सकते हैं। अच्छा, ये एक नॉर्मल सी चीज़ सुनने को मिलती है और अक्सर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स उठते साथ ही ये बात, सबसे पहले जो फिटनेस चैनल बनाते हैं तो यही बात करते हैं कि अगर आप फैट लॉस करना चाहते हैं तो आप सुबह सुबह उठ के निहार मुँह गर्म पानी पिएं और उसमें आप नींबू डालें, शहद डालें और थोड़ी सी दालचीनी डाल लें, या आप ज़ीरा डाल लें, इस तरह की चीज़ डाल लें। तो ये जो मैंने किसी डॉक्टर से सुना था कि ये चीज़ें भी हर बंदे को सूट नहीं करती। डेफिनेटली। तो इसका क्या हल है कि क्या करना चाहिए सुबह उठ के निहार मुँह? अच्छा, सुबह उठ के निहार मुँह अपनी हिस्ट्री के मुताबिक आप कलौंजी एक सेफेस्ट चीज़ है जो हर कोई ले सकता है। हमारा मजहब भी यही कहता है। 5 से 7 दाने कलौंजी के चबा लें और साथ नीम गर्म पानी पी लें। अब नीम गर्म पानी वेट लॉस नहीं कराता, ये मैं आपको बता दूं, बट ये डाइजेशन बेहतर कर देता है। जब आपकी गट बेहतर है, आपके बहुत सारे मसले, इवन आपका दिमाग भी सही हो जाएगा अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी है। तो सो गट हेल्थ पे आप काम करें तो वेट लॉस खुद ब खुद बेहतर हो जाता है, आसान हो जाता है। कई मेरे पास पेशेंट्स आते हैं आके वो क्लेम करते हैं, इनफैक्ट एक डॉक्टर ने मेरे पास आके ये क्लेम किया था कि मैंने सिर्फ गर्म पानी पी के 5 किलो वजन कम किया था, एंड आई एग्रीड। उसमें हुआ ही होगा कि उनकी गट हेल्थ बहुत खराब होगी। मेटाबॉलिज्म तेज हो गया होगा उनका? नहीं, मेटाबॉलिज्म भी तेज नहीं होगा, उनको कॉन्स्टिपेशन ज्यादा रहती होगी। जो मैंने हिस्ट्री भी ली, उनकी गट हेल्थ का प्रॉब्लम्स थे, तो गट हेल्थ उनकी बेहतर हुई, कॉन्स्टिपेशन रिजॉल्व हुई, उनको खाना सही हजम होना शुरू हुआ, तो उनके बहुत सारे मसले जो है वो। लेकिन गर्म पानी का डायरेक्टली वेट लॉस से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि आगे सर्दियां आ रही हैं, सर्दियों में लोग खाबे भी खाते हैं, डाइट भी करते हैं, और सर्दियों में जिम जाने वाले लोगों की भी तादाद बढ़ जाती है। तो सर्दियों के लिए कोई डाइट प्लान ऐसा जो हमारे व्यूअर्स के लिए जो हर बंदा यूज कर सके? हाँ भाई, अभी मीठी मीठी क्रिटिसिज्म करके तो फिर आपने वही हरकत की है ना, जनरल डाइट प्लान में दे दूं, फिर आप बैठ के कहेंगे जो लोग कहते हैं सुबह उठ के पानी पिए, तो जब आप पूछेंगे तो फिर मैं ये कहूंगी ना सुबह उठ के पानी पिए। खैर, अगर हम जनरल डाइट प्लान की बात करें तो उसमें ये किया जा सकता है सुबह उठ के 1 से 2 गिलास नीम गर्म पानी पी लें,
क्योंकि वो आपकी डाइजेशन को बेहतर करेगा, दैट्स इट। उसके बाद आप खाली पेट अगर आप कार्डियो करते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव है, लेकिन अगर आप वेट ट्रेनिंग करते हैं वो सेहत के लिए ज़्यादा अच्छी है। तो आप एक केला खा सकते हैं या 3-4 खजूरें विद 1 टेबलस्पून पीनट बटर, और उसके बाद आप जिम चले जाएं। वापस आके आपने एक अच्छा नाश्ता करना है जिसमें जौ या जई का दलिया हो सकता है, या ब्राउन ब्रेड के 2 स्लाइस के साथ 2 अंडे, ताकि प्रोटीन भी पूरा हो जाए। या अगर आप चिकन नाश्ते में पसंद करते हैं, कई लोग चिकन पसंद करते हैं, तो आप एक को चिकन के साथ बना के और वो ब्राउन ब्रेड के एक स्लाइस के साथ ले सकते हैं। 11-12 बजे के करीब आप दूध या दही का 1 कप ले लें। दोपहर में आप आधी रोटी के साथ कोई प्रोटीन, जैसे मछली हो गई, मछली बड़ी पसंद की जाती है बट फ्राई नहीं करना प्लीज, उसको ग्रिल करना या ग्रिल करके स्टीम करके एयर फ्राई करके इस्तेमाल कर लें। शाम 5-6 बजे थोड़ा फल ले लिया। और रात का खाना अगर आपको वेट लॉस जरा ज़्यादा जल्दी करना है तो दाल कोई चम्मच से खा लें। अगर कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है, यूरिक एसिड वाले नहीं खा सकते, बट अगर कोई मेडिकल हिस्ट्री है तो आधी रोटी के साथ आप कोई बारबेक्यू टिक्का ले लें। बट अगैन अगर कोई मेडिकल हिस्ट्री कॉम्प्लिकेटेड है तो डाइट प्लान इंटरनेट से फॉलो नहीं करना है आपने। और सर्दियों में एक और चीज़ भी देखने को मिलती है, डैंड्रफ हो जाती है, लोगों के बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, रिंकल्स पड़ जाते हैं चेहरे पे। इसका डाइट से इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है? अच्छा, जो हेयर फॉल है ना, उसके लिए तो आप सबसे पहले अपना HB और फेरेटिन लेवल टेस्ट कराएं कि कहीं ये फीमेल स्पेशली कि कहीं ये तो नहीं ड्रॉप कर गया। इसके बाद आप हमारा ये जो रिंकल्स भी साथ ही पड़ते हैं, हेयर फॉल भी, हम ओमेगा 3 एनफ नहीं ले रहे होते। आप देखें सर्दियों की एक मखसूस ग़िज़ा है जो हम बचपन से खाते आ रहे हैं। हम नट्स इसमें ज़्यादा खाते हैं, हम इसमें मछली ज़्यादा खाते हैं, हम बेसिकली फ़ैट सोर्सेज ज़्यादा लेते हैं ताकि हमें फ़ैट ज़्यादा मिले। वो फ़ैट आपको रिंकल से भी बचा के रखता है, वो फैट आपके बालों के लिए भी अच्छा होता है। जब आप फैट को ज़रूरत से ज़्यादा अवॉइड, जैसे बहुत सारे लोग आके कहते हैं जी हम उबली हुई सब्जियां खा रहे हैं, भाई आप फैट ही नहीं लेंगे तो फिर ज़ाहिर है एजिंग भी जल्दी होगी, हेयर फॉल भी होगा, आपका दिमाग भी सही काम नहीं करेगा। सो एंड सो सब कुछ खाएं, मॉडरेशन में खाएं ताकि आप साइड इफेक्ट से बच सकें। कैलोरिक डेफिसिट का कितना अहम रोल है वेट लॉस में और डेली मेंटेनेंस डाइट में? है ही गेम ही सारी कैलोरी डेफिसिट की होती है एक्चुअली। ये जो जीरे हो गए, दालचीनी हो गई, ये एक हद तक काम करते हैं। इनका काम ये है कि अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हुई हुई है तो ये उसको बेहतर कर देंगे। बट आगे अगली चीज़ है कैलोरी डेफिसिट। आपने इंसुलिन रेजिस्टेंस बेहतर कर दिया, आप कैलोरी डेफिसिट में ही नहीं है तो क्या फ़ायदा इंसुलिन रेजिस्टेंस बेहतर कराने का? तो ये कैलोरी डेफिसिट असल चीज़ है। एक बड़ा अहम सवाल है जो कि मैं चाहूँगा कि आप बड़ी जिम्मेदारी के साथ, अभी तक आपने जितने भी जवाब दिए बड़ी जिम्मेदारी के साथ जवाब दिए, मैं चाहूँगा कि इस पे आप थोड़ा सा गाइड भी करें। एक तरफ स्लिमिंग ड्रॉप्स जो हैं उनको प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है, इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, सेलिब्रिटीज़ भी हैं, वो स्लिमिंग ड्रॉप्स को प्रमोट कर रहे हैं कि आप ये स्लिमिंग ड्रॉप्स लें, आप पतले हो जाएंगे। दूसरी तरफ ओबेसिटी को ब्रांड्स जो हैं हमारे ओबेसिटी को नॉर्मलाइज कर रहे हैं, वो XXL, XXL कपड़े बना रहे हैं और फरबा लोगों को बतौर मॉडल लिया जा रहा है पोलो टी शर्ट्स में कि आप आएँ, कि ये नॉर्मलाइज कर रहे हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड सोशल मीडिया के ऊपर, क्या सोशल मीडिया मिसलीड कर रहा है, कंफ्यूज कर रहा है, क्या कर रहा है? देखिए कई दफ़ा ना ओबेसिटी आपके हाथ में ही नहीं होती। जैसे क्या नाम है उनका, जो इंडिया के बहुत अंबानी के बेटे, आपको क्या लगता है वो ड्रॉप्स नहीं इस्तेमाल कर सकते? वो दालचीनी, जीरा, या वो मेरा यूट्यूब चैनल वो मुझसे बहुत बेहतर डाइटिशियंस अफोर्ड करते हैं, मगर उन बेचारे के हाथ में नहीं है उनकी ओबेसिटी। मोटे लोगों को जीने का हक तो है, तो अगर उनके लिए कोई ब्रांड काम करता है तो मेरे ख्याल में ये बहुत ही अच्छा कर रहे हैं ऑब्वियसली, क्योंकि बॉडी शेम इतना अंबानी के बेटे के पीछे सारी आवाम पड़ी हुई होती है, क्या क्या मीम्स बनाती है और बहुत गलत करते हैं ये सारे। अब जीने का हक तो है ना, अच्छा पहनने का, अच्छा ओढ़ने का भी हक है। तो मैं उन ब्रांड्स को बहुत अप्रिशिएट करना चाहूँगी जो कि उनके लिए कपड़े बना रहे हैं, चाहे वो फीमेल्स में भी थोड़े ओवरवेट लोगों को अब एज अ मॉडल लिया जाता है, और मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। जहाँ तक बात है कि ड्रॉप्स इस्तेमाल करके, ये वो चीज़ें हैं जो हर एक पे काम नहीं करती। कुछ लोगों के एक तो ये कि ये जो ड्रॉप्स, शायद आप एक पर्टिकुलर की बात करें, उसके मैं कसम खा के कहती हूँ मुझे इंग्रेडिएंट्स भी नहीं पता, क्योंकि अभी तक मैंने उस पर पढ़ा ही नहीं, शायद ये मेरी कोताही है। लेकिन हर चीज़ हर एक के लिए नहीं होती। जो वेट लॉस सप्लीमेंट्स हैं उनमें ज़्यादातर गार्सिनिया कंबूचा ज़्यादातर जो इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक हंगर सप्रेसेंट है। बट आपका मसला ही हंगर का नहीं है, आपका मसला ये है कि आपने बोरियत में खाना है, हंगर कंट्रोल हो भी तो भी खाना है आपने, तो उसमें फिर हंगर सप्रेसेंट्स भी क्या करेंगे? तो हर चीज़ हर एक के लिए नहीं होती। आखिर में आयशा ये बताइएगा कि कभी किसी एक्टर के साथ काम करने का मौका मिला हो और कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो हमारे व्यूअर्स के लिए एक लर्निंग पर्पस के लिए भी अच्छा हो, और आपकी लाइफ का कोई एक बुरा एक्सपीरियंस, एक अच्छा एक्सपीरियंस बता दें। एक्टर्स एक्ट्रेसेस के साथ काम करने का बहुत मौका मिलता है, न्यूज़ कास्टर्स के साथ भी बहुत काम करने का मौका मिलता है, बट द थिंग इज प्राइवेसी की वजह से हम बताते नहीं है कि इसने मुझसे वजन कम किया और इतना, क्योंकि वो लोग भी हमें अलाउ नहीं करते और सारा कुछ। जहाँ तक बात है अच्छे एक्सपीरियंस की, तो अच्छे तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं।
बहुत सारे मेरे पेशेंट हैं, शायद उनका हम टेस्टिमोनियल भी लगाएंगे, वो सर्जरी कराने जा रहे थे, उनका वेट 200 को टच कर रहा था एंड विद इन 11 मंथ्स उनकी सारी ही, मैं कहती हूँ, जिंदगी बेचारों की खराब हुई हुई थी सारी, हर यू नेम इट, और उन्हें वो बीमारी होगी, और उन्हें हम 11 मंथ्स में लेकर आए थे 100 पे। तो वो मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस था, जब मैंने उनकी लाइफ और उनकी लैब, सारी लैब्स ठीक हो गई, उनके डॉक्टर इतने खुश थे, अब उनके डॉक्टर भी अपनी फाइल पे लिख के देते हैं रेफर टू आयशा नासिर। बुरे एक्सपीरियंसेस तो इतने हैं कि बताए नहीं जा सकते। कोई एक बता दें जो। कोई एक पिछले दिनों मैंने सोशल मीडिया पे पोस्ट भी लगाई थी, जो पेशेंट ने वीडियो कॉल में हरास करने की कोशिश की, तो वो ये कौन था? ये एक मेल थे और उन्होंने कंसल्टेशन बुक कराई, तो वो लेटे हुए थे। मैंने कहा देखिए आप एक फीमेल प्रोफेशनल से बात करें, उठ के बैठ के बात करें, तो वो वर्ड इस सेंसर हो जाना चाहिए। उसने इतनी बड़ी गाली दी और उसने कहा मेरे पैसे वापस कर। मैंने कहा पैसे ले लें आप, और मैं रोई पड़ी कि मतलब ये आप घटिया ज़हनियत है, वो हमारी नहीं बदल सकती। ये पाकिस्तानी जान जाते हैं ना, अपनी हरकतों से पहचाने जाते हैं, अलमिया है हमारी हाँ, कौम का। और मुझे बाद में पता चला वो एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में टीचर है। ओके, तो ऐसे भी लोग आपके पास तो सोचे वो अपने स्टूडेंट्स का क्या हाल करते होंगे। थैंक यू सो मच आयशा फॉर योर टाइम, और आज के पॉडकास्ट में बहुत मज़ा आया। मेरा पर्सनली तौर पे ये जॉनरा है हेल्थ, मैं हेल्थ फिटनेस फ्रीक हूँ थोड़ा सा। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थी क्लिनिकल डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट आयशा नासिर। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।